स्वागत है आपका अनुराधा हिंदी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगभग 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में हमारा ये 10वां जो यूनिट है, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ। तो उन गद्य विधाओं का प्रश्नोत्तरी मैं यहाँ पर आपको हल करवा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में 1 से लेके 55 क्वेश्चन तक हम हल कर चुके हैं। ये फर्स्ट डिवीजन क्लासेस हैं। परीक्षा देने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आप प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर सॉल्व करें। ठीक, कम से कम एक तो सॉल्व करके ही जाएं। इससे क्या है कि हमारा इस तरह एग्ज़ाम का अच्छा हो जाता है कि मतलब किस तरह से प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। अगर आप पहली बार यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 56 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि विरह बोध ही जीवन और यौवन का आवेग है। बुद्धि इसकी थाह नहीं पा सकती, हृदय से इसका स्वरूप जाना जा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो ये आपके आवारा मसीहा जीवनी से विष्णु प्रभाकर जी का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग क्या नहीं है? ठीक है, तो इसमें आप देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं है, नीड़ का निर्माण फिर भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर क्या है, जलती हुई नदी, ये नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये नहीं है। ठीक, तो यहीं पे उत्तर इसका ये गलत है। ये 10 द्वार से सोपान तक भी है। एक देखिए ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। मैंने याद किया है का नी बद, ठीक, बसेरे से दूर। तो क से क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर ये क्रमबद्ध है मित्रों। ठीक है, ये क्रमबद्ध है। फिर है तीसरा इनका है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इनके आत्मकथाओं के चारों भागों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को सम्मानित किया गया था? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था इनकी रचनाओं पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों से उभरा है। हरिवंश राय के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन आपका है 59 का आंसर है दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस रचना के बारे में इन्होंने ही ये वक्तव्य कहा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित को क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। तो इन पात्रों को उनके संबंधों के साथ हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, भोलानाथ, मिट्ठूलाल, प्रताप नारायण, ईश्वरी प्रसाद। तो ये इनके क्या क्या थे? तो 60वें का उत्तर आपका है यहाँ पर पहला ही उत्तर इसका सही है। ठीक, पहला ही उत्तर क्या है कि इसका सही है। यहाँ पे ए का फर्स्ट होगा। ठीक, ए का फर्स्ट होगा, एक मिनट, ए का फर्स्ट होगा, दादा थे। बी का सेकंड है, परबाबा थे। सी का 4 है, प्रताप नारायण, इनके पिता थे। ठीक, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और ईश्वरी प्रसाद क्या थे, इनके नाना थे। तो मित्रों, आपका उत्तर यहाँ पे तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, इस रचना में उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी 2 पत्नियों का जिक्र किया है। तो इसमें इनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा, ठीक, और दूसरी पत्नी थी इनकी तेजी बच्चन। वह पात्र जिसका संबंध क्या भूलूं क्या याद करूं कृति से नहीं है। ठीक, तो वह पात्र कौन सा है? इसमें 62 का आपका यहाँ पे 4, अजीत नाम का इसमें कोई भी पात्र नहीं है। भगवान देवी भी हैं, शालिग्राम भी हैं और शैल कुमारी भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 63 प्रश्न है, गणेश प्रसाद, मुरलीधर, डोम, राजा उग्रसेन आदि पात्रों का संबंध किस कृति से है? ठीक, तो किस कृति से है ये? इसका उत्तर हमारा 63 का है 4। ठीक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इन्हीं रचनाओं के सब पात्र हैं।
ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस रचना के कितने पात्र मिल गए, अभी हमने 4 को मिलाया है। यहाँ पे देखिए गणेश प्रसाद, मुरलीधर, डोम और उग्रसेन, ये भी पात्र थे। इसमें कई पात्र हैं। जब आप इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति में किस वर्ष से किस वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। देखिए इससे हर बार, इस रचना से हर बार यूजीसी नेट में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप इस रचना को हो सके तो लेके पीडीएफ से या बुक लेके इसको पूरा जरूर पढ़िएगा, और बहुत ही अच्छी बुक है ये। हरिवंश राय बच्चन को जानने के लिए ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। 64 है, 1 इसका आंसर सही है। ठीक, 63 से लेकर 69 मतलब 1963 से लेकर 1969 तक की वर्ष समय तक का इसमें घटनाओं का इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, पहले खंड में पहला जो उनका था क्या भूलूं क्या याद करूं, उसकी बात हो रही है। उसके आगे इसमें अगले सन, आगे की सन से इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, राम रख सिंह सहगल आदि संचालित वह कौन सी पत्रिका थी जिसमें हरिवंश राय बच्चन के लेख दूसरे कल्पित नामों और डिग्रियों के साथ छपे थे। तो किस पत्रिका में ये छपा था? ये छपा था मित्रों हमारी चांद पत्रिका में। ठीक, चांद पत्रिका में ही इनकी जो थी कि इनके जो लेख थे वो छपते थे, और कल्पित नाम मतलब काल्पनिक नाम रखकर इनका ये लेख छपता था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विवश जीव को पार्जन को मैं हुआ न किस किस पथ का राही, पर मेरा वश चलता तो मैं होता कवि के साथ सिपाही। ठीक है, अब यहाँ पे उक्त अभिलाषा किस रचनाकार की है? बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये। इसका उत्तर है मित्रों हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, इन रचनाओं की कविताओं को आप जरूर पढ़िए। बहुत ही अच्छी कविता है, जीवंत होती हैं इनकी कवि। जब इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो शब्द ऐसे लगता है कि साथ साथ चल रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 67 नंबर का ये प्रश्न है, सब जगह असमर्थ हूँ मैं, सब जगह असमर्थ हूँ मैं, उस वजह से तुम नहीं तेरा हुआ, रागनी मत छोड़ मुझको, रागनी मत छोड़ मुझको, आज मैं संसार से छोड़ा हुआ। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये, और ये हमारे जो कवि हैं, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? अगर आपको याद होगा तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके रचनाकार पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन है और कोई दूसरा है ही नहीं। इनकी जो कविताएं हैं पूर्णतः प्रेम पर आधारित और जीवन जगत से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 68, जीवन में ज़्यादातर टूटे हुए लोग वे हैं जो अपने स्वभाव कार्य में साम्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। बात सत्य है, जीवन में ज़्यादातर टूटे लोग वही हैं जो अपने व्यवहार में और अपने काम में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। उक्त कथन का संबंध किस कृति से है? तो मित्रों अभी तक जो आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो उन प्रश्नों को सॉल्व करके ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि उक्त कथन किस कृति से है। तो ये है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम, निम्नलिखित में से रमणिका गुप्ता की किस पत्रिका की वो संपादक रही हैं? इनकी रचना है आप हुदरी। ठीक, इसको आप पढ़े हैं और अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन। इनके जैसी आत्मकथा लिखने वाली हम हिंदी साहित्य में बहुत ही कम ही कवित्रियाँ हुई हैं। इन्होंने कुछ भी अपनी आत्मकथा में छुपाया नहीं, संपूर्ण अपने जीवन की घटनाओं को इसमें लिख दिया है। तो यहाँ देखिए रमणिका गुप्ता किस पत्रिका की संपादक थी? 69 का प्रश्न का उत्तर है युद्धरत आम आदमी, ये पत्रिका की क्या थी? संपादक थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आप हुदरी की विधा क्या है? आप हुदरी की विधा क्या है? अभी मैंने इसके पहले का जो उत्तर दिया है उसमें बताया था, तो इसका उत्तर है आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप हुदरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका ये आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 2015 में, और 2015 से प्रकाशित होने का अभी 9 वर्ष ही हुए हैं इसको, लेकिन इसने अपना एक अलग ही स्थान पूरे हिंदी साहित्य जगत में रख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप हुदरी रचना में बीबीजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बीबीजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? लीलावती बेदी के लिए प्रयुक्त हुआ था। किसके लिए प्रयुक्त होता है? लीलावती बेदी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं,
आहूजा, प्रोफेसर वाजपेयी, संजीव रेड्डी इत्यादि पत्रों का संबंध किस कृति से है? तो किस कृति से है? यहाँ पे ये किस कृति से था? 73 का उत्तर है चौथा। ठीक, आप हुदरी से ही था। ये इन पत्रिकाओं का इसमें पात्रों का इसमें इन सब पात्रों का इसमें क्या था कि बहुत अच्छा रोल था। और इसमें लगभग रमणिका की जो रचना है रमणिका गुप्ता जी की आप हुदरी, इसमें लगभग इनके 4 या 5 व्यक्तियों से संबंध रहे थे। इसमें इन्होंने उन सबको उजागर किया, कुछ भी इसमें छुपाया नहीं है। रमणिका गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है? तो रमणिका गुप्ता ने किस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया था? 74 नंबर का उत्तर है हमारा दूसरा, कोयंता चल के। ठीक, कोयंता चल के में हो रहे थे सारे भ्रष्टाचार, जो वहाँ के सभी भ्रष्टाचारों को इन्होंने क्या किया था? अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया था। तो इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि रमणिका गुप्ता की रचना में कौन सा क्षेत्र का नाम आया है? तो महापुर दे सकता है, अरुणाचल दे सकता है, सुनाम दे सकता है और कोयंता चल। तो इस नाम को आपको याद रखना है। 75 क्वेश्चन है, मैंने बुरी होने का दंश झेला है, हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बदलाव प्रिय है। मतलब उनका एक लोगो था, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो उन्हें बहुत ही पसंद था। तो यहाँ वो कह रही मुझे बदलाव प्रिय है। नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध, ठीक, न बांध। एक नदी है जो हमेशा चलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ उन्होंने अपने आप को स्वयं नदी कहा है। एक प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न बनता है कि रमणिका गुप्ता ने अपने आप को क्या माना है? ठीक, तो क्या माना है? नदी माना है। और नदी को ना कोई बांध सकता है, ना कोई पत्थर बांध सकता है, ना कोई बांध। तो यहाँ पे उसका उत्तर है 75 का तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आप हुदरी की लेखिका के अनुसार पंजाब की सबसे घृणित जो प्रथा थी, मतलब सबसे खराब प्रथा क्या थी? तो इसमें यहाँ पे था, इसका उत्तर है कि कुडी मार प्रथा। ये प्रथा जो उनको थी बहुत ही पसंद नहीं थी, एकदम इस प्रथा के खिलाफ थी ये। तो ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रथा थी? कुडी मार प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है 77, किसी को कायर कहना हो तो भगौड़ा कहना हो, छली कपटी कहना हो अथवा कंजूस मक्खी चूस कहना हो तो उसे बनिया कह दीजिए। देखिए बनिया को उन्होंने क्या क्या बना दिया है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ देखिए बनिया को उन्होंने क्या क्या बना दिया है। अब यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन भी आप हुदरी से ही संबंधित है। ठीक, यह कथन भी आप हुदरी से संबंधित है। मैंने कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ा नहीं, मतलब एक एक रचनाओं को लगभग 10-10 प्रश्न 8-8 प्रश्न लिए हैं कि आपका वो उस रचना से संबंधित सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो हो सके जितने भी यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हो उन्हें जरूर इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे है वीरता, शौर्य, पराख दिली, दाल, मान, सम्मान सब सामंती गुण हैं और इनके साथ जुड़े हैं अभिमान, गुस्सा, बर्बरता, शोषण और अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने की ग्रंथि और दया। उक्त वक्तव्य का संबंध किस रचना से है? तो किस रचनाकार से है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है रमणिका गुप्ता से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की रचना से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका है वसुधा इसका उत्तर सही है। जबलपुर से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, संपादक थे उस समय हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव कृति में लेखक ने किस व्यवस्था पर कटु व्यंग किया है? तो किस व्यवस्था पर इन्होंने कटु व्यंग किया था? भोला राम का जीव जो वो मर जाता है लेकिन फिर भी अपनी पेंशन के लिए वो ऑफिस में ही फाइलों से इधर उधर इस विभाग से उस विभाग तक दौड़ता रहता है और उसे पेंशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न का उत्तर है सामाजिक। ठीक, यहाँ पे सामाजिक इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोला राम का जीव कृति में पेपर वेट का व्यंग्यार्थ है। पेपर वेट का व्यंग्यार्थ क्या है? 81 का रिश्वत। ठीक, रिश्वत देने से ही क्या था इसमें सारे जो
कामकाजी कार्यवाही होती थी कार्यालयों में तभी हो पाती थी, अर्थात घूस जो पूरी जगह यहाँ पर व्याप्त था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, पेंशन के कागजों में किसका जी अटक जाता था? पेंशन के कागजों में किसका जी अटक जाता था? तो यहाँ पे भोलाराम जी की बात हो रही, तो भोलाराम का ही जी अटक जाता था, उसे पेंशन नहीं मिलती है, मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा वही पेंशन ऑफिस में ही भटकती रहती है। 83 है, मुझे नहीं जाना, मैं पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। उक्त जो कथन है उसका संबंध किस रचनाकार से है? तो भोलाराम का जीव किसकी रचना है मित्रों? तो ये रचना है हरिशंकर परसाई की, हास्य व्यंग रचना है ये और बहुत ही बेहतरीन है। यूकेलिप्टस की डाली नामक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस कहानी संग्रह के रचयिता हैं कृष्णचंद्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना में व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष उजागर किया गया है? ठीक, तो कौन सी रचना में किया गया है? 85 का हमारा आंसर सही है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, जिसमें ओस कवि 3 दिन तक क्या होता है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा रहता है, लेकिन फाइलें यहाँ से वहाँ जाती हैं और उसे पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जाता है। अंत में क्या होता है, जब तक आर्डर मिलता है और ओस कवि मर जाता है। 86 प्रश्न है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने मालिक को अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो मालिक उसने क्या बताया था? कहा था ना कि मैं तो शायर हूँ, मैं शायर हूँ। कौन सा शायर? ओस कवि, जिसकी एक रचना निकली थी ओस के फूल। 87 आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को। जामुन का पेड़ क्या था, बहुत फलदार था, लेकिन वहाँ मनुष्य को ना देकर जो पेड़ था उसी की बस महत्ता दी जा रही थी। तो ये किस रचना से संबंधित है? जामुन के पेड़ से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, संस्कृति के 4 अध्याय। 88 प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय कृति कितने कालखंडों में विभाजित है? तो मित्रों ये कितने कालखंडों में विभाजित है? कुल 4 कालखंडों में विभाजित है। ठीक है, तो इसमें मुगलों का, वैदिक संस्कृति का और आधुनिक काल का इसमें पूरा यहाँ पर जिक्र हुआ है। इस प्रकार से ये कुल 4 भागों में बटी हुई है। निम्नलिखित में से संस्कृति के 4 अध्याय कृति का अध्याय शीर्षक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संस्कृतियाँ शीर्षक दे दिया गया है, पाठों में शीर्षक होते हैं। ठीक, तो शीर्षक दे दिया कि एक शीर्षक क्या है कि जो नहीं है। ठीक, तो एक शीर्षक क्या है जो इसमें नहीं है? तो 89 का हमारा उत्तर सही है। तीसरा क्या है इसमें नहीं है? ठीक, यहाँ भारतीय जनता की रचना ये है टॉपिक। आर्य द्रविड़ समस्या ये भी अध्याय इसमें है। आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन ये भी इसमें है, लेकिन भारतीय जनता का उन्नयन ये इसमें नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे उत्तर तीसरा सही है। दिनकर के अनुसार दूसरी क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो दिनकर ने दूसरी क्रांति का सूत्रपात माना था महावीर बुद्ध के काल से। उसी समय उन्होंने कहा था कि यहीं से दूसरी क्रांति आरंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, चलिए 91 प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, दिनकर के अनुसार चौथी क्रांति भारतीय संस्कृति के साथ किसके संबंध पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हमारा 91 का हमारा उत्तर सही है, यूरोप से क्या था ये इस क्रांति, यहीं से इसका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मुक्तिबोध द्वारा रचित प्रारंभिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? तो मुक्तिबोध के जितने निबंध थे प्रारंभ में मित्रों प्रकाशित होते थे वसुधा से। ठीक, उस समय प्रगतिवाद के समय ये पत्रिका बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी। डबरे पर सूरज का बिंब। ठीक, ये है प्रश्न, डबरे पर सूरज का बिंब 93 का प्रश्न है ये कि शीर्षक का संबंध किस रचना से है? ठीक, तो इसमें कुल 11 शीर्षक हैं। तो ये रचना हमारी है 93 की, एक साहित्यिक की डायरी। तो एक शीर्षक इसका यही है, डबरे पर सूरज का बिंब। निम्नलिखित में से मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध नहीं है।
तो मुक्तिबोध द्वारा निबंध ये रचित नहीं है। हमारा 94 का सही है, छायावाद का पतन। ये मित्रों देवराज की रचना है, डॉक्टर देवराज जो है उनकी रचना है। बाकी एक लंबी कविता का अंत इनका है, हाशिए पर कुछ नोट्स इनका है, और तीसरा क्षण ये इनका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। केशव केरी, शरद जोशी इत्यादि पात्रों का संबंध किस कृति से है? तो किस कृति से था ये? एक साहित्यिक की डायरी। ठीक, यहाँ मुक्तिबोध की रचना की बात हो रही है, उन्हीं से संबंधित आपको 3-4 प्रश्न आगे और दिखेंगे। तो एक साहित्यिक की डायरी में ये सारे पात्र मिलते हैं। कौन? केशव मिलता है जो कि उनका मित्र रहता है, और केरी मिलते हैं शरद जोशी। ठीक, तो ये कवि हैं इसमें शरद जोशी। तो यहाँ पे ये तीनों पात्रों को आप लिख भी सकते हैं कि इस साहित्यिक डायरी की जो रचना है उनमें कौन कौन से पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 96 प्रश्न है। मुक्तिबोध के अनुसार जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव कला का कौन सा क्षण है? ठीक, ये इसमें एक लाइन उन्होंने कही थी कि जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव कला का जीवन का कौन सा क्षण है? तो 96 का उत्तर हमारा है पहला ही क्षण था। उन्होंने पहला ही क्षण इसको माना था। तो नेक्स्ट प्रश्न है। मुक्तिबोध ने बार बार किनके लिए सिद्धांत व्यवहार की एकता को जरूरी माना है? तो बार बार उन्होंने किसके लिए एकता को जरूरी माना था? साहित्यिक कर्म के लिए। ठीक, साहित्यिक कर्म के लिए उन्होंने क्या माना था? एकता को जरूरी माना था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 98। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। ठीक, यह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। ठीक है, कितना अच्छा कथन इन्होंने यहाँ पे कहा है फैंटेसी के लिए, कि यहाँ पे उन्होंने कन्या भी बना दिया है, प्रसूत अनुभव भी बना दिया है, और उसे स्वतंत्र भी कर दिया है। तो इस कथन का संबंध किससे है? तो फैंटेसी का जब भी नाम आता है तो पहला नाम किसका लिया जाएगा? 98 का मुक्तिबोध। ये इनका उत्तर सही है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पहले राहुल सांस्कृत्यायन का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये। तो राहुल सांस्कृत्यायन का नाम क्या था? उनका नाम था रामोदर साधु। उनका नाम था रामोदर साधु। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष। ठीक, ये यहाँ पे एक यात्रा वृत्तांत भी लगा हुआ है। विद्यार्थी इसमें बहुत सी रचनाओं को लिया गया है, 14 कुल रचनाएं हैं जिसमें अलग अलग विधाओं की रचनाओं को रखा गया है। तो यहाँ पे राहुल सांस्कृत्यायन की रचना थी मेरी तिब्बत की यात्रा। ठीक, इस पे लगभग मैं आपको 6-7 प्रश्न इस रचना पर भी हैं। तो पहला प्रश्न है इस पे कि मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1937 में। ठीक, 1937 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मेरी तिब्बत यात्रा कृति कितने भागों में विभक्त है? तो ये कृति विभक्त है मित्रों इसमें कुल 5 भागों में। ठीक, इसका उत्तर है 5। नेक्स्ट प्रश्न है। सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं, शायद उतनी ही झूठ कथाएं और जगहें नहीं मिलेगी जितना धर्म के दरबार में। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक होता है। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? तो हम यहाँ पे किसको पढ़ रहे हैं? मेरी तिब्बत यात्रा। तो यहाँ इसका उत्तर हमारा 102 का सही है। दूसरा, राहुल सांस्कृत्यायन। अज्ञे ने इलाहाबाद की कौन सी पत्रिका? 103 नंबर प्रश्न है। अज्ञे ने इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इसका उत्तर हमारा पहला ही सही है। कौन सी पत्रिका निकाली थी? प्रतीक पत्रिका। ठीक, प्रयोगवाद में उस समय प्रतीक पत्रिका बहुत ही चरमोत्कर्ष पे थी। अरे यायावर रहेगा याद में कुल कितनी यात्रा वर्णन संग्रहित हैं? कुल कितनी यात्रा वर्णन संग्रहित हैं? कुल 8 जगहों पर इन्होंने क्या किया था? ये यात्राओं का वर्णन किया है। 8 स्थानों पर ये गए थे। ये इनकी क्या है कि स्वदेशी यात्रा थी। एक इनकी है एक बूंद सहसा उछली। ठीक, एक इसमें इन्होंने विदेश की यात्राओं का संकलन किया है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये भी है, ये स्वदेशी यात्राओं का इसमें वर्णन है और कुल 8 जगहों का है। और एक बूंद सहसा उछली जो है, सहसा उछली, उसमें कुल विदेशी यात्राओं का संकलन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 2 यात्रा वृत्तांत इनके हैं, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 105।
कुल्लू मनाली की सभ्यता तथा संस्कृति का वर्णन किस शीर्षक में हुआ है? तो किस शीर्षक में हुआ था? यहाँ पर हुआ था आपका ये कि देवताओं के अंचल में। ठीक, यहाँ पे भी कई शीर्षक हैं, उसमें एक शीर्षक है देवताओं के अंचल। तो ये देखिए सब उसी के शीर्षक है, परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज और मौत की घाटी। ठीक, लगभग कुल इसमें भी 8 या 9 शीर्षक हैं। ठीक, और इसमें एक शीर्षक है देवताओं के अंचल में। तो वो कहाँ के स्थानों के बारे में उसमें इन्होंने कहा था? कुल्लू मनाली की सभ्यता के बारे में, जहाँ पे बौद्ध धर्म की सारी सभ्यताओं का इन्होंने बहुत ही पास से उस सभ्यताओं को इन्होंने देखा था कि किस प्रकार से इसके रीति रिवाज बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर, नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। ठीक है, इन्होंने नक्शे में देखकर ये सब कुछ कहा है। तो उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? तो ये हमारी किस रचनाकार से है? तो ये हमारी राहुल सांस्कृत्यायन से है। ठीक है, तो इसका उत्तर, एक मिनट, इसका उत्तर है अज्ञे। ठीक, इसका उत्तर है अज्ञे। यहाँ मैंने मेरी तिब्बत यात्रा को ले लिया था, तो यहाँ पर अरे यायावर रहेगा याद, ये उत्तर आपका सही है। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में इकाई 9 पर लाऊंगी तो बताइए, आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि किस इकाई का वीडियो मैं लेकर आऊँ, किसकी प्रश्नोत्तरी कराऊँ, फास्ट रिवीजन क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।